गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले मराठी की कविता 9 झुड़ुक। झुड़ुक एक हवा का झोंका। जैसे कहीं गर्मी के मौसम में हम बैठे हैं और उस वक्त एक ठंडी हवा का झोंका जब आता है तो हमारे मन को आनंदित कर जाता है। उसी के आधार पर एक मस्त हवा है जो अपने मस्ती में चारों तरफ घूमना चाहती है, आज़ादी से फिरना चाहती है। उस हवा के बारे में बताया है कवि ने। देखते हैं कविता में क्या है। इसके कवि हैं दामोदर कारे, प्रसिद्ध कवी। त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहे। निसर्ग हा त्यांच्या कविताचा आवडता विषय आहे। आपण वाऱ्याची झुळूक झालो तर कुठे कुठे जाता येईल, काय काय करता येईल पाहता येईल आणि कोणकोणत्या गमती जमती करता येतील याचे मजेदार वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवीने केले आहे। अब इस कविता में दामोदर कार्य जी के बारे में बताया गया कि प्रसिद्ध कवि है, उनकी अनेक काव्य रचना प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं उसमें निसर्ग यह विषय प्रमुख होता है। निसर्ग अर्थात नेचर, प्रकृति के बहुत करीब रहे हुए कवि है दामोदर कार्य जी। इसके लिए उनकी कविताओं में ज्यादातर निसर्ग का वर्णन होता है, नेचर के बारे में ज्यादातर लिखी हुई। अभी इस कविता में उन्होंने बताने की कोशिश की कि एक हवा चाहती है, वो कहाँ कहाँ जाना चाहती है, किस तरह के दृश्य देखना चाहती है, किस तरह से मजा एंजॉय करना चाहती है, गमती जमती करता येतील याचे मजेदार वर्णन। मतलब किस तरह से अपने लाइफ को अब जिस तरह से वो जहां भी बहे चारों तरफ सबको आनंदित करते हुए जाए, ऐसी उस हवा की इच्छा है। उसी के बारे में कवि ने वर्णन किया है। ऐका वाचा म्हणा। ऐका सुनो, वाचा मीन्स पढ़ना है, फिर बोलना है। तो पहले मैं रीड करके उसका अर्थ सरल अर्थ समझाता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद आप लोग सुन करके फिर बोलना। पहले मैं पूरी कविता एक बार रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे। वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे। कधी बाजारी कधी नदीच्या काठी, राईत कधी वा पडक्या वाड्या पाडी। हळू धबकत जावे कधी कानोसाकीत, कधी रमत गमत वा कधी भरारी थेट। वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे। मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि मंद झुड़ुक में वावे, मैं एक जो मंद मंद वारा बहता है, मंद मंद जो हवा बहती है, उस तरह की मैं हवा का झोंका बोलूं। झुड़ुक हवा का झोंका। अभी बहुत तेज हवा चलती है, तूफान चलता है तो भी हमें पसंद नहीं, हवा एकदम से बंद हो जाए तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो ठंडी हवा का झोंका मंद मंद धीरे धीरे बहता है वह हमें सभी को पसंद आता है। वाटते सानुली मंद झुड़ुक में भावे, घेल ओढ़ मन तिकड़े स्वैर झुकावे। हवा कहती कि मेरी इच्छा होती है कि मैं मंद झुड़ुक हो जाऊं, मंद मंद बहती हुई हवा हो जाऊं। घेल ओढ़ मन तिकड़े स्वैर झुकावे, जिस तरफ मेरा मन आकर्षित हो, जिस तरफ मैं चाहूं, ओढ़ मतलब आकर्षण, इच्छा, मेरी जिस तरफ जाने की इच्छा हो, मन तिकड़े स्वैर झुकावे। स्वैर का अर्थ होता है मुक्त। इसका अर्थ है कि हवा ये कहती है कि मैं एक ऐसी मंद हवा हो जाऊं जो धीरे धीरे धीमे गति से बहती है, और जहां पर मुझे अच्छा लगे, जिस दिशा में मुझे अच्छा लगे, मैं उस तरफ आजादी से घूम जाऊं, झुक जाऊं, अर्थात मैं उसी तरफ बहूं जहां मुझे अच्छा लगता है। कधी बाजारी कधी नदीच्या काठी, राईत कधी वा पडक्या वाड्या पाठी। वाड़ा मतलब जो पुराने घर होते हैं, पुराने मकानों का स्ट्रक्चर, वाड़ा, बड़े बड़े घर होते थे पहले, जमींदारों के घर होते थे, उस तरह का घर। कभी बाजारी कभी नदीच्या काठी, कभी बाजार में कभी नदी के किनारे। राईत कधी वा पडक्या, राईत जो खेत है, घर है, उसके बीच से जो टूटा हुआ वाड़ा है, टूटा हुआ घर है। तो यहाँ पर हवा चाहती है कि कभी बाजार से गुजरे, कभी नदी के किनारे से गुजरे, कभी राई से गुजरे, कभी जो टूटे फूटे वाड़े हैं, टूटा फूटा जो रड़वाड़ा पुराने जमाने का घर है, कभी वहां से गुजरूं मैं। हड़ू धबकत जावे
कधी कानोसा घेत, कधी रमत गमत वा, कधी भरारी फेर, हळू थबकत जावे, थबकत मीन्स कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे चलूं। कानों सा गेट, जैसे किसी दीवार को कान लगा करके कोई सुनता है, उसी तरह से कभी मैं चाहुल घेणे, कानोसा घेणे म्हणजे चाहुल घेणे, ऐसा लगता है कि मैं कभी लोगों की आवाज सुनते सुनते धीरे से गुजरूं, पता भी न चले कि मैं वहां से गुजर गई। कभी रमत गमत वा, कभी भरारी ठेठ, कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने मस्ती में चलूं, रमत गमत खेलते कूदते एंजॉय करके मैं। कभी भरारी ठेठ, भरारी मीन्स कभी बहुत तेज, ठेठ मीन्स सीधा। कभी भरारी ठेठ, कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत सीधे तरह से बहूं, बहुत तेजी से बहूं। इस तरह से जो हवा है उसके मन की बात कवि यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर दिखाया है कि हवा को एक काल्पनिक, जिससे हम कल्पना करते हैं, वैसे दिखाया गया है कि किस तरह से हवा बह रही है, उसे एक छोटी सी परी के रूप में दिखाया। वो चाहे जिस दिशा में, चाहे इस दिशा दिशा में मुड़ना चाहती हो। यहाँ पर पड़का वाड़ा है, खेत खलिहान, उसके बाद नदी का किनारा और पेड़ पौधे, ऐसे दृश्य दिखाई देते। लावून अंगुली कलिकेला हळुवारती, फुलून बघे तो भावे पार पसार, परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, तो दिसा दिसा तुनी फिरता उधळून द्यावा। लावून अंगुली कलिकेला हळुवार, मैं, हवा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो कली है, कली को मैं धीरे से उंगली लगाऊं, उंगली, अंगुली, बोट, मराठी में बोट शब्द है। लावून अंगुली कलिकेला हळुवार, ती फुलून बघे तो भावे पार पसार, मैं जैसे ही उस कली को स्पर्श करूं, अपनी उंगलियां लगाऊं, धीरे से उस कली को छूऊं, वैसे ही जैसे ही वो फूल बने तब तक मैं पार पसार में बहुत दूर चली जाऊं। तो यहाँ पर हवा कह रही है, हवा ऐसा सोच रही है कि मैं जैसे ही कली को स्पर्श करूं, जैसे ही वो फूल बने, फूल बनने के पहले ही मैं फूल बन करके जब वो देखना चाहे मुझे, तब तक मैं पार पसार में बहुत दूर चली जाऊं। परी जाता जाता सुगंध न्यावा, तो दिशा दिशा तुरी फिरता ढूंढ द्यावा। परी जाता जाता, किंतु मैं चाहती हूँ कि मैं जाते जाते इस फूल के सुगंध को चारों तरफ लेकर के जाऊं। तो दिशा दिशा तुरी फिरता ढूंढ द्यावा, फैला दूं चारों तरफ। मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं चारों दिशाओं में उसकी खुशबू को पसार दूं, चारों दिशाओं में उस खुशबू को फैला दूं। तो यहाँ पर कवि जो है, उनका कहना है कि जो कली है उसको मैं जैसे ही स्पर्श करूं, वह फूल बनने लगे, फूल बनने तक मैं बह जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं, और जाते जाते उसकी खुशबू को चारों तरफ परिसर में, हर दिशाओं में उसकी खुशबू को फैला दूं, लोग आनंदित हो खुशबू को लेकर के। काड्याची चिकली मुकली गोड लकेर, झुळझुळ झाऱ्याची पसरावी चौफेर, शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, फुलवित मखमली तरंग जावे का। काड्याची चुकली मुकली गोड लकेर, झुळझुळ झऱ्याची पसरावी चौफेर। झरा का मतलब जो झरना है, चौफेर मीन्स चारों तरफ, झुड़झुड़ उसके जो बहने की आवाज है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कान्याची चुकली मुकली गोड़ लकीर, जो मीठी ध्वनि है। अगर हम लोग कहीं ऐसे निसर्ग के जगह पर जाते हैं, नेचर के जगह पे जहाँ पर झरना बह रहा है, उसके बीच बीच में आवाज हमको सुनाई देती है, दूर से ही उसकी ध्वनि सुनाई देती है झरने की बहने की। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हवा यह सोच रही है कि गाण्याची चुकली मुकली गोड लकीर, झुळझुळ झाऱ्याची पसरावी चौफेर, मतलब झऱ्याची, जैसे ही झरने के करीब से मैं गुजरूं, उसकी जो गाने की ध्वनि है, जब हवा जिस तरफ बहती है उस तरफ वो ध्वनि तेज सुनाई देती है। उसकी जो मीठी आवाज है उसको चारों तरफ मैं फैला दूं, चौफेर चारों तरफ। शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, फुलवित मखमली तरंग जागेगा। शेतात मतलब खेत के चारों ओर। पाचू, पाचू एक जो स्टोन्स होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स, महंगे पत्थर होते हैं, नग। पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, शेतात पाचूच्या, मतलब जो उसके अंदर जो फसलें, खेत के अंदर जो फसलें दिखाई दे रही है मखमली कलर की, पाचू के रंग की, पाचू एक पत्थर होता है, स्टोन होता है। निळ्या नदीवर शांत फुलवित मखमली तरंग जावेगा, मतलब मैं चारों तरफ नदी की जो तरंगे बह रही है उसके ऊपर से भी गुजरना चाहती हूँ। नीले रंग की शांत नदी है, दूर से ही दिखाई दे रही है नदी, नीले रंग की शांत नदी एकदम। और उसके चारों तरफ से जो मखमल की तरह दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो खेत है पाचू के रंग के चारों तरफ फैले, मैं वहां से भी जैसे हवा की तरंग, जैसे पानी की तरंगे लहरें चल रही हैं, उसी तरह से
मैं भी एक तरंग बह करके बन करके वहां से गुजरूं और गाते हुए गुजरूं, लोगों को खुश करते हुए। वेळूच्या कुंजी वाजविणे अलगुज, कणसांच्या कानी सांगावे हितगुज, सिंपावी तोही पुढे पकुळीची सारी, गाडून जांभुळे पिकली भुळभुळ तिरी। वेळूच्या कुंजी मतलब ऐसे वेल, वेल जो क्रीपर्स होते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं। कुंजी वाजविणे अलगुज, अलगुज का अर्थ होता है बांसुरी। जिस तरह से बांसुरी की धुन होती है, तो जब भी उस वेल के पास से मैं गुजरूं, तो जैसे बांसुरी की धुन बज रही है, उस तरह से बजे। कणसांच्या कानी, कणस मीन्स जब फसलें उसके अंदर जो बालियां आती है उसको कणस बोलते हैं। जैसे मक्का है तो मक्के की बाल आई, गेहूं की बाल आई, धान की बाल आई। कणसांच्या कानी सांगावे हितगुज, हितगुज मीन्स अपने मन की बातें। तो जो फसलें आई हुई है, जो उसकी कोपले हैं, जो उसके अंदर से बाल निकली है, उसको कणस बोलते हैं। उनको जाकर के मैं धीरे से अपने मन की बात बताऊं। वेळूच्या कुंजी वाजवुनी अलगुज, अलगुज का मतलब बांसुरी। कणस मीन्स जो फसल उगी है, उसके अंदर से जो बालें निकली है। अब यहाँ पर जो हवा है उसका कहना है कि जो कणस है, कणस के कान में मैं जा करके अपने मन की थोड़ी सी बातें कहूँ, अपने अंदर की जो कहानी है, जो मेरे हृदय की बात है, वो मैं जाकर के उसको बताऊं। जो वेल है, वेल के अंदर से जिस तरह से बांसुरी की धुन होती है, उस तरह से बजा करके मैं धीरे से गुजर जाऊं। सिंपाही डोही फुले बकुड़ीची सारी, गाड़ी जांभळे पिकली भुड़भुड़ गिरी। जब हवा तेज चलती है तो बकुली के फूल यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो सफेद रंग के फूल दिख रहे हैं बकुली के फूल। तो बकुली के फूल बड़े नाजुक, बड़े कोमल होते हैं। जैसे ही हवा वहां से गुजरती है, सारे फूल धरती पर गिरते हैं। तो हवा का ये कहना है कि जब वो वहां से बकुली के फूलों के बीच से गिरे, तो चारों तरफ उसके झोंके से जो बकुली के फूल है वो जमीन पे गिरे। और जब जमीन पे गिरेगा, चारों तरफ वो दृश्य देखने जैसा होगा और सुंदर होगा। उसी तरह से जब वो जामुन के बगीचे से, जामुन के पेड़ के पास से गुजरे, जामुन, जामुड़े मीन्स जामुन, जामुन यहाँ पर दिखाए गए। तो जामुन के पेड़ के पास से जब वो गुजरे, तब उसे लगता है कि वो ऐसे बहे कि धीरे धीरे सारे जामुन नीचे गिरे और जामुन चारों तरफ फैल जाए। और वैसे भी जब हम जामुन के पेड़ के नीचे से जाते हैं तो बहुत सारी जामुन बिखरी हुई हमको दिखाई देती है। दिनभर राबुनी दमला दिसता कोणी, टवटवी मुखावर आणावी विरगोनी, स्वच्छंद साया करुणी नाना मौजा, घ्यावया विसावा यावे मी तिन्ही सांजा। दिनभर राबुनी दमला दिसता कुणी, टवटवी मुखावर आणावी विलगोनी। दिनभर राबुनी, राबुनी म्हणजे कष्ट करून, दमला मीन्स थक गया, दिसता कुणी जब भी कोई दिखाई दी। दिन भर राबुनी मतलब दिन भर कष्ट करने के बाद, मेहनत करने के बाद जब किसान या कोई भी व्यक्ति जो श्रमिक वह मुझे दिखे, टवटवी मुखावर आणावी बिलगोनी, बिलगोनी मीन्स उससे लिपट करके। अब हवा यहाँ पर कहती है कि जब मुझे कोई इस तरह से कष्ट करके, मेहनत करके जाता हुआ व्यक्ति दिखाई दे, दिन भर जिसने कष्ट किया है, काम किया है, पूरी तरह से थक चुका है, वो काम कर करके पूरी तरह से टायर्ड हो गया है, थक गया है। टवटवी मुखावर आणावी बिलगोनी मतलब मैं उसके चेहरे पर मुस्कान ला दूं, फ्रेशनेस ला दूं, ताजगी ला दूं। टवटवी फ्रेशनेस, ताजगी, मुख पर उसके ताजगी ला दूं, बिलगोनी अर्थात मिल करके। अब हवा का कहना है कि दिन भर के कष्ट के बाद श्रमिक कोई भी दिखाई दे, तो मैं उससे इस तरह से लिपट जाऊं। ठंडी हवा लगती है तो चेहरे पर अपने आप ताजगी आ जाती है, फ्रेशनेस, पूरी थकान वो व्यक्ति भूल जाए, ऐसा हवा चाहिए। स्वच्छंद असाया करुणी नाना मौजा, घ्यावया विसावा यावे तिन्ही सांजा। स्वच्छंद असाया करुणी नाना मौजा, अनेक अनेक मौज करने के बाद, काय करने के बाद स्वच्छंद। अब हवा कहती है कि मैं आजादी के साथ जब पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंद होकर के पूरा दिन, घ्यावया विसाया यावे मी तिन्ही सांजा मतलब अब मुझे विश्रांति करने का समय आ गया। तीन सांझ जो शाम का समय होता है, रात और दोपहर के बाद का संध्या काल का जो समय, यहाँ पर हवा को ऐसा लगता है कि तीन सांझ अब शाम का समय हो गया, अब मुझे विश्रांति करनी चाहिए, आराम मुझे आराम। स्वच्छंद असा करुणी नाना मौजा, पूरे दिन घूमने के बाद, स्वच्छंद घूमने के बाद, आजाद घूमने के बाद
अब हवा को ऐसा लगता है कि अब उसे आराम करना चाहिए, शाम हो गई, तिन्ही सांझ हो गई। ओढ, ओढ म्हणजे आकर्षण, स्वयं दृष्टि सांगणे, राखणे, कष्ट करणे। अब स्वाध्याय के प्रश्न है यहाँ पर, सानुल्या झुलकेला इच्छा। अब सानुल्या झुलकेला इच्छा क्या है? सानुली मंद झुड़ुक व्हावे, हे लोड मन तिकडे स्वैर झुकावे। अर्थात वो चारों तरफ घूमना चाहती है, जिस तरफ उसको अच्छा लगे वहां पर घूमना चाहती है। कभी नदी के किनारे जाना चाहती है, तो कभी बाजार जाना चाहती है, कभी राई के बाग से गुजरना चाहती है, कभी वाड़े के पीछे से। इस तरह से हम चार बातें लिख सकते हैं। सानुल्या झुलकीची लोकोपयोगी लोकोपयोगी कामे। अब कौन कौन से ऐसे काम है जो झुड़ुक करना चाहती है? लोकोपयोगी, जो लोगों को पसंद आए, लोगों के हित में हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कली के पास से गुजरती तो कली फूल बन जाती है। उसके बाद फिर सेब खेतों के अंदर से गुजरती है, श्रमिक के पास से गुजरती है तो श्रमिक के चेहरे पर ताजेपना आ जाता है, निखार आ जाता है, खुश हो जाता है। तो इस तरह से अनेक काम उस झुड़ुक ने किया है, लोकोपयोगी काम किया है, उसे वह करना चाहती है या हवा की वैसी इच्छा है। सानुला झुडकेला प्रवासाचे स्वरूप, किस तरह का प्रवास का स्वरूप है, कहाँ कहाँ गुजरना चाहती है? पडक्या वाड्यावर रमत गमत मस्त मौज करत, ऐसी अनेक बातें इसमें दी है, इसको आप लोगों को लिखना है। इसके बाद झुडकेला स्वैर झुकावे वाटते कारण। अब स्वैर क्यों झुकना चाहती है, क्यों घूमना चाहती हो? चार पर्याय दिए, तिला स्वातंत्र्य हवे असते, तिला सर्वत्र हिंडायचे असते, तिचे मन तिकडे ओढ घेते। तो तीसरा वाला जो पॉइंट है वह सही है, क्योंकि पहले पंक्तियों में लिखा है वाटते सानुली मंद झुडुक मी व्हावे, घेल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे। तिचे मन तिकडे ओढ घेते, ओढ मीन्स आकर्षित होता है उस तरफ, वहां पे वो जाना चाहती है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। वेळूच्या वनात अलगुज वाजते कारण, अलगुज म्हणजे पावा, बांसुरी जिसको बोलते हैं। क्यों बेड़ू के मन में वन, वन मीन्स जंगल, बेड़ू मीन्स बेल, बेल के जंगल में वन में अड़गुज, अड़गुज मीन्स बांसुरी बज रही है। कारण क्या है? झुलुक स्वतःच गाणे गाते नाही, तिथे गुराखी अड़गुज वाजवतो नहीं। गुराखी मीन्स जो जानवरों को चराते हैं वो गुराखी, गाय बैल लेकर जाते हैं चराने के लिए उनको। अलगुज मीन्स बांसुरी, तिथे ध्वनिफीत लावलेली असते नाही। तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट है। झुळकेच्या स्पर्शामुळे वेळेतून अलगुजाचा आवाज निघतो। जैसे ही झुड़ुक, जैसे ही हवा, मंद हवा छूती है बेलों को, तो वहां से जिस तरह से बांसुरी बजती है उस तरह की आवाज निकलती है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, उसे आपको लिखना है। परिणाम लिहा, झुलके ने कलिकेला स्पर्श केला। झुलके ने कलिकेला स्पर्श, जैसे ही कली को छुआ तो क्या हुआ? झुलुक ने जैसे ही कली को स्पर्श किया वैसे ही वह फूल बन गई। ते फुलून बघे, अर्थात ती फूल झाली। कलिका, कली, कली बर्ड्स, बर्ड्स क्या बन गए? फ्लावर्स, फूल बन गए। बकुलीच्या फुलांना स्पर्श केला, बकुलीच्या फुलांना, बकुली के फूल बड़े कोमल होते हैं। जैसे ही झुलुक ने, हवा ने उसको स्पर्श किया वह नीचे गिर गए। तो यहाँ पर दिया है, ऑप्शन दिया है बलुकेचा, तो हमको उसके बारे में क्या लिखना है? ती खाली पडली, पसारा हो जाता है उसका, चारों तरफ गिर पड़ती हो। सिंपड़ने मतलब चारों तरफ फैल जाना, फैलना। फिर खालील शब्द समूहाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिया। चुकली मुकली लकीर, चुकली मुकली जैसे ही झरने की आवाज आती है, बीच बीच में से उसकी ध्वनियां आती है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो बीच बीच में से उसके स्वर आते हैं वहां से वह गुजरना चाहती है। चुकली मुकली लकीर। पाचूचे मखमली शेर, पाचू एक पेशीय स्टोन है, उसके बारे में बताया गया। मखमली शेर, जो मखमल की तरह, जब सूर्य की किरणें, जब खेती पकी हो तो ऐसा लगता है जैसे मखमल के खेत चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, मखमली रंग दिखाई देता है। मखमल एक सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो उसको कहते हैं मखमल, मखमल की तरह वो खेत दिखाई देते हैं। एक ते दोन शब्दात उत्तरे लिहा। झुळकेने भेट दिलेली नैसर्गिक ठिकाणे। अब झुळुक ने कौन कौन से नैसर्गिक स्थान पर? नदीच्या किनारी, उसके बाद फिर जहाँ पे झरना था वहां पे भेट दिया। ऐसे अनेक स्थान कविता को पढ़ेंगे। नदीच्या शांत किनारी, शेतात पाचूच्या किनारी, उसके बाद में फिर वेळूच्या कुंजी, ऐसे अनेक स्थान पर नैसर्गिक जगह है जहाँ पर झुळुकने भेट दी है। कवितेतील वर्णावरून कवीचे वर्णन केलेला ऋतू
अब ये ऋतु देख करके कैसा लगता है, बरसात के जस्ट बाद की ऋतु लग रही है, क्योंकि नदी के अंदर पानी भी बताया गया है, झरना भी है, उसके बाद खेती एकदम लहलहा उठी है, फसलें, इसलिए जो तुरंत बाद का जो समय होता है, तो वर्षा ऋतु समाप्त होती है, ठंडी की जो शुरुआत, तो उस समय की ऋतु का वर्णन किया है. झुळकेच्या विश्रांतीच्या प्रहर, झुलूक केव्हा विश्रांती घेते, अब हमने विश्रांति मीन्स आराम करना, तो हमने देखा घ्यावेच्या विसावा यावे मी तिन्ही सांजा. तिन्ही सांज मतलब जो शाम का समय है, संध्याकाळची वेळ, रात नहीं हुई है और दोपहर भी नहीं है, वो जो समय होता है शाम का 6 बजे 7 बजे का समय होता है. तो झुळकेच्या विश्रांतीच्या प्रहर तिन्ही सांज हम यहाँ पर लिख सकते हैं. थैंक यू बच्चों, धन्यवाद. उम्मीद है आप लोगों को कविता समझ में आई होगी.